Hello students, this is Shambhala from Maharaja Agharshan School Hisar. Today we are going to study History chapter 3 of class 8. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopen. आज हम शुरू करते हैं हमारे थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट। लेसन का नाम है हमारा ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, यानी कि ब्रिटेन जो है भारत के अंदर क्यों इंटरेस्ट ले रहा था, क्या कारण था इसके पीछे। यूरोप में नील की बढ़ती मांग के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढ रही, यानी कि नील के कारण जो है उनको बहुत ज्यादा मुनाफा होता था। इस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि भारत से अधिक मात्रा में नील कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए अलग अलग रास्ते निकालने लगे। 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों से ही बंगाल के अंदर नील की खेती तेजी से फैलने लगी, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में नील का उत्पादन होने लगा। बंगाल में पैदा होने वाला नील जो है दुनिया के बाजारों पर छा गया, यानी कि बंगाल में जो नील पैदा होता था उसकी पूरे विश्व भर में के बाजारों में इसकी डिमांड होने लगी। 1810 के अंदर ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था, यानी कि ब्रिटेन जो है सबसे ज्यादा भारत के नील का आयात करता था। अब आते कि नील की खेती कैसे होती थी। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, एक होता है निज खेती और एक होता है रैयती। निज का मतलब होता है जिसकी अपनी, और रैयती का मतलब होता है किसान। निज खेती व्यवस्था, इस व्यवस्था के अंदर जो बागान मालिक है खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वो जमीन को भाड़े पर खरीद लेते थे, यानी कि रेंट पर लेकर, या फिर दूसरे जमींदारों से जो है जमीन ले लेते थे और उस जमीन के ऊपर मजदूरों को लगाकर काम करवाते थे। इस खेती के अंदर भी जो है नील की खेती में भी कई समस्याएं थी। पहला ये कि बागान मालिकों को खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने में कठिनाई आ रही थी। इसका कारण क्या था कि नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी, यानी कि बागान मालिकों को अपनी जमीन जो है नील की खेती करने के लिए जमीन की जरूरत थी, और लोग जो है इस जमीन के ऊपर नील की खेती करने के लिए जमीन देना नहीं चाहते थे। दूसरा, नील की फैक्ट्री के आसपास जो है उन्होंने पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहां से किसानों को हटवा दिया, यानी कि जो बड़े बड़े बागान मालिक थे उन्होंने नील की फैक्ट्री के आसपास की जमीन को जो है किराए पर ले लिया। इससे जो है तनाव व टकराव पैदा हो गया और जो है वहां किसानों के अंदर और बागान मालिकों में टकराव होने लगा। इसके अलावा बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए बहुत से हल बैलों की आवश्यकता होती थी, यानी कि नील की खेती करने के लिए ज्यादा मात्रा में हल और बैलों की जरूरत होती थी, और छोटे किसानों के पास ये सब उपलब्ध नहीं थे, और बागान मालिकों को इसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता था, और साथ ही साथ इन बैलों को खरीदना, हलों को खरीदना और उनकी देखभाल करना भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरा है रैयतों की जमीन पर नील की खेती, यानी कि किसानों की जमीन पर। रैयती व्यवस्था के अंतर्गत जो है बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी कि समझौता करते थे, और कई बार जो है वो गांव के मुखियाओं के साथ भी समझौता करने के लिए जो है कि रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। उन्हें कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज व उपकरण मुहैया करवाते थे, और जब फसल की कटाई हो जाती थी उसके बाद रैयत फसल बागान मालिक को सौंप देते थे और रैयत को नया कर्जा मिल जाता, यानी कि जो किसानों को अपनी जमीन पर खेती करने के लिए बागान मालिकों से एक समझौता करना पड़ता था, जिसके लिए जो बागान मालिक होते थे उन किसानों को पहले से ही एडवांस में जो खेती करने के लिए जो खाद बीज आदि के लिए जो है उन्हें पैसा दे देते थे, और बाद में जो है उनके साथ एक समझौता किया जाता था कि फसल की कटाई होने के बाद वो बागान मालिकों को अपनी फसल दे देंगे और किसानों को फिर वो दूसरा नया आगे काम करने के लिए नया कर्जा दे देते। अब आता है कि नील की खेती की क्या समस्याएं, यानी कि जो नील की खेती की जाती थी, नील खेती करने से क्या क्या समस्याएं पैदा होती थी। कि जो किसान नील की खेती करते थे जल्दी ही उन्हें ये एहसास हो गया था कि ये व्यवस्था कितनी कमजोर है,
क्योंकि नील की खेती करने के बाद जो पैसा उन्हें बागान मालिकों की तरफ से दिया जाता था वो बहुत ही कम था और उनके कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था, यानी कि वो हमेशा ही कर्ज ले लेकर काम करते रहते थे। दूसरा, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे अच्छे खेतों में नील की खेती करे और नील की खेती करने के बाद जो खेत होते थे उस जमीन की जड़ें कमजोर हो जाती थी, जो कि क्योंकि नील की खेती मिट्टी की सारी ताकत को खींच लेती थी और नील की खेती करने के बाद वहां पर धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तो इस कारण जो किसान थे वो नील की खेती करने से कतराते थे। अगला टॉपिक आता है हमारा नील विद्रोह और उसके बाद। मार्च 1859 के अंदर बंगाल के जो हजारों किसान थे उन्होंने नील की खेती करने से मना कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने बागान मालिकों को अपना लगान यानी कि टैक्स या कर चुकाने से इनकार कर दिया और वे उन बागान मालिकों के खिलाफ तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों के ऊपर हमला करने लगे और स्त्रियां जो थी वो भी अपने बर्तन लेकर लड़ाई के अंदर कूद पड़ी। और इसके अलावा कि बागान मालिकों की ओर से लगान वसूली के लिए अगर जो गुमाश्ते एजेंट आकर उनसे लगान वसूल करने जो भी आते थे तो उनकी जमकर पिटाई की जाती थी, क्योंकि अब जो रैयत थे यानी किसान जो थे उन्होंने ये कसम खा ली थी कि वो ना तो अब नील की खेती करेंगे और ना ही इन लाठीदारी गुंडों से डरेंगे। तब इसके बाद इन घटनाओं के बाद सरकार की क्या कार्रवाई रही कि सरकार ने क्या तरीका अपनाया। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार जो थी किसी और व्यापक विद्रोह से डरी हुई थी, यानी कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके कारण अंग्रेजी सरकार को बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा था। जब उन्हें लगा कि जब एक और नया विद्रोह फैल रहा है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 के अंदर इन बंगाल के जेलों का दौरा किया, यानी कि वहां पर घूम कर आए, वहां देखा, जायजा लिया स्थिति का और मैजिस्ट्रेट एशले एडन ने एक नोटिस जारी किया और इस नोटिस के आधार पर उन्होंने किसानों से कहा कि वो अब से नील के अनुबंध मानने के लिए विवश नहीं है, मजबूर नहीं है, यानी कि उनको नील की खेती करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। लेकिन और तब लोगों के अंदर ये अफवाह फैल गई कि महारानी विक्टोरिया ने उन्हें नील की खेती न करने की आज्ञा दे दी है। सरकार को विद्रोही किसानों से बागान मालिकों की रक्षा करने के लिए, लेकिन जो विद्रोह था वो खत्म नहीं हो रहा था, तब उन बागान मालिकों को अपनी रक्षा करने के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था के लिए एक नील आयोग की स्थापना की गई और इस आयोग ने जब सारी छानबीन की तब पता चला कि बागान मालिक ही इसके दोषी है, क्योंकि नील की खेती करने से जमीन उपजाऊ नहीं रहती है और किसानों के साथ जबरदस्ती जो ये व्यवहार किया जा रहा था, नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, उसकी आयोग ने आलोचना की और उस आयोग ने रैयतों से कहा कि वो इन वर्तमान अनुबंधों को तो पूरा करें और आगे से चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं, यानी कि ये किसानों की मर्जी पर छोड़ दिया कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें और आगे से नील की खेती करने के लिए उन्हें मजबूर नहीं किया जाएगा। इस बगावत के बाद बंगाल के अंदर नील का उत्पादन धराशायी हो गया, यानी कि नील का उत्पादन बंद हो गया। तब 1917 के अंदर महात्मा गांधी वो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आते हैं और 1917 में जब उन्होंने बागान मालिकों के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देखा तो उन्होंने चंपारण के अंदर इन नील बागान मालिकों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ तक के क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।